वन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था गैल्वेनिक सेल, नर्स इक्वेशन है ना, डैनियल सेल, और उसके क्वेश्चंस नीट हो चाहिए कि हमने देख लिए थे, ठीक है, अलग अलग वीडियो में। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? जैसा हमने देखा था पहले भी, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? क्या होता है? केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पिछले सेल में हम लोग केमिकल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे प्रोड्यूस, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज हम लोग करके क्या करेंगे, केमिकल्स का डिकम्पोजिशन करवाएं। तो ये रिएक्शन कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हम लोग क्या करें, बाहर से एनर्जी सप्लाई एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एनोड क्या होगा? पॉजिटिव, और कैथोड क्या होगा? निगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जो हम लोग पास करेंगे वो या तो मोल्टेन स्टेट में पास करेंगे या तो फिर एक्वस में पास करेंगे, सॉलिड में नहीं पास करेंगे। सॉलिड में पास करेंगे तो वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। फिर वो ये जो कैरी करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो कि क्या होता है, हमारा नॉन कंडक्टर होता है, और इसमें क्या होता है बना हुआ, एग्जाम्पल के लिए ग्लास का होगा, वुड होगा, या तो फिर बेकेलाइट होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता होगा NaCl क्या है, हमारा आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मोल्टेन NaCl का क्या मतलब हुआ, यानी NaCl ब्रेक होगा Na+ और Cl- में। ओके, तो अब अगर जो हम इस मोल्टेन NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो किसी का रिडक्शन होगा और किसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये तो हमेशा याद रखना है हमें, क्या, रेड कैट रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होगा? कैथोड पे, एंड ऑक्स है ना, रेड कैट एंड ऑक्स को हमेशा याद रखना है। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगा? एनोड पे। ओके, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है Na+ और Cl- में किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अभी एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, बाकी हम लोग इसको कैसे देखते हैं, E0 की वैल्यूज से। जैसे Na+ है तो Na+ फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है ना, तो इसका क्या होने वाला है, Na+ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी या एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा होगी, है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, Na सॉलिड। ओके, वहीं Cl- जो है वो क्या करेगा, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और क्या बना लेगा, ये Cl2 गैस है ना, फ्री Cl नहीं बनता है, फ्री Cl एटम, तो आपस में कंबाइन करके ये बना लेंगे। और जो 2 Cl- है तो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, और एक Cl- है तो 1। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और इसने क्या किया है, लॉस, तो इसका यानी क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन। ओके, तो रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे। ये हमेशा याद रखना है, या आप वो लोन वाला भी याद रख सकते हो। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो क्या होता है, एनोड, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है, हमारा कैथोड। ओके, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन जाएगा, Cl-, यानी Cl- क्या होगा, यहाँ एनोड पे जाएगा, और यहाँ पे उसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। ओके, और कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन। अब जिस तरीके से भी याद रखना चाहो, तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, इस मोल्टेन NaCl में Na+ जो होगा वो इस वाले इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट होना चालू होगा, और जो Cl- है यहाँ पे आके ऑक्सीडाइज होगा और Cl गैस के फॉर्म में बाहर आना चालू हो जाएगा। ओके, वहीं अगर जो हम बात करें इन दोनों इलेक्ट्रोड को, तो जनरली हम लोग इसे इनर्ट भी लेते हैं या तो फिर रिएक्टिव भी लेते हैं। और अगर जो इनर्ट है तो जनरली हम लोग यूज करते हैं कौन सा, ग्रेफाइट। ओके, अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे। अगर जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो क्या यूज करेंगे, वो उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि यहाँ पे NaCl मोल्टेन वाला हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ पे देखे क्या लिखा हुआ है, DC सोर्स। सिर्फ DC सोर्स को ही यूज करेंगे। सिर्फ DC सोर्स को हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर जो हमने क्या यूज किया, AC करंट, तो क्या होगा, वो बार बार फ्लैक्चुएट करता है ना, बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है ना, प्लस माइनस बार बार रिवर्स होते रहता है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। सपोज ये अभी प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, जैसे ये AC सोर्स का सिंबल होता है, जैसे अभी ये प्लस है तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, माइनस, यानी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या रहा होगा, Cl-, फिर क्या आने लगेगा, यहाँ पे Na का उल्टा डिपोजिशन, टूटना, ब्रेक होने लगेगा। ठीक है, तो यानी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं, थोड़ी देर में कुछ भी हमें मिल नहीं पाएगा, बस रिवर्स होता रहेगा रिएक्शन, कभी Cl- बनेगा, कभी Cl-
H2 देगा, ठीक है, Cl2 से। और Na प्लस सिमिलरली Na प्लस कभी बनेगा और Na सॉलिड कभी बनेगा और कभी ब्रेक होकर Na प्लस में आएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, DC सोर्स। ओके, तो DC सोर्स की यूज करेंगे क्योंकि हम लोग रिएक्शन क्या होगा, बार बार रिवर्स होगा हर एक अल्टरनेट साइकिल ऑफ AC। तो अगर हम इसका कंप्लीट रिएक्शन देखें तो यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस ऑफ Cl माइनस, अगर जो एक ले रहे हैं तो क्या बन रहा होगा, Na सॉलिड प्लस ऑफ हाफ Cl2 गैस। मतलब एक नहीं है ना, मतलब मोल की बात करें बहुत सारे नंबर में। ओके, और सिमिलरली अगर जो बात करें हम लोग इसका H2O का आपने पढ़ा हुआ है ना, H2O को अगर जो क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, H2 गैस प्लस ऑफ O2 गैस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये मेनली हम लोग देखने वाले हैं किसके लिए, वाटर के लिए, क्योंकि अगर जो हमारे पास जब तक मोल्टेन है तो दो ही होंगे, है ना, दो आयंस होंगे, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। सपोज हमारे पास क्या आ गया, एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन आने पे क्या होगा, दो चीज़ें हो जाएंगी। एक्वस सॉल्यूशन जब भी आएगा तो हमारे पास क्या होंगे, आयंस तो होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, साथ में क्या होगा हमारे पास वहाँ पे H2O का, और H2O का भी हमने देखा वहाँ पे उसका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है, H2 गैस या O2 गैस बन सकता है, जस्ट हमने देखा। तो अब हम लोग इसको चेक करने वाले हैं एक्चुअली में कब किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है और किसका रिडक्शन। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की अगर जो बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, H2O, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, हाफ O2 प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ 2H प्लस। अब क्योंकि हाफ लिखना अच्छी नहीं है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 2H2O मिल के क्या बनाएगा, O2 गैस प्लस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ 4H प्लस। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जैसे आप देखोगे H पे क्या होता है +1 चार्ज और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इस पर क्या होगा -2 से कहाँ पे आ गया ये 0, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। चार्ज का क्या हो रहा है, कम होना या पॉजिटिव की साइड जा रहा है, और H प्लस ये जो अभी भी क्या है +1 में ही है। क्लियर है। तो वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल या पोटेंशियल की ज़रूरत होती है वो होती है -1.23 वोल्ट। ओके, कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, जस्ट रिवर्स दिया हुआ है ना, O2 क्या हो रहा है वहाँ पे, ऑक्सीडाइज नहीं, वहाँ पे O2 रिड्यूस होकर H2O बना रहा है, पर हम यहाँ पे क्या करें उसके जस्ट रिवर्स। तो ये क्या आएगी, E0 की वैल्यू माइनस आ गई, वहाँ पे क्या दी हुई है पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो वहीं अगर जो एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर ऑफ यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो इसका एन फैक्टर 2 होगा, है ना, क्योंकि -2 से कहाँ गया 0। वहीं अगर जो ऑक्सीजन का रिवर्स मिलेंगे तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 4। आपने वो पढ़ा होगा, हो सकता है रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसा भी कि टोटल नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या चेंज इन ऑक्सीडेशन वाला अपॉन स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो 4 यहाँ पे टोटल है, अपॉन क्या करेंगे यहाँ पे स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 पे कितना है 4 का एक्सचेंज और स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो वहाँ से भी एन फैक्टर क्या आएगा 1। इसका ध्यान रखेंगे, आगे ये हो सकता है काम आए। वहीं अगर जो रिडक्शन ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 2 H2O मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये क्या बनाएंगे H2 गैस, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा H2 गैस, साथ में क्या बनेगा हमारे पास OH माइनस। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। ओके, तो अगर जो यहाँ पे E0 की बात करें तो यहाँ पे E0 क्या था इसका -0.827, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं -0.83, ये आपके बुक में मिल जाएगा। ओके, माइनस का क्या मतलब है, हमें ये वैल्यू इसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, है ना, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, DC सोर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, अगर जो एन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का है 2 का है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, है ना। H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2/2, क्या हो जाएगा 1। वहीं H2 की बात करें तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 1 1 2 ही हो जाएगा। ऐसा भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था H +1 में था, +1 से कहाँ गया 0, तो एन फैक्टर 1। और आपने वहाँ पे पढ़ा होगा रेडॉक्स में, यहाँ पे इसका 0 है, 0 से कहाँ पे जा रहा है +1 में रिवर्स डायरेक्शन में, पर यहाँ पे मल्टीप्लाइड क्या है 2, है ना, तो एक का चेंज है 2 है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा 2। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन में हम इसका अच्छी तरह से बात करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि E0 ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ H2O इज नॉट इक्वल टू E0 ऑफ रिडक्शन ऑफ H2O, है ना। हमने पीछे देखा था ये वाला SOP इक्वल्स टू क्या होता था -SRP, ये वैल्यू इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, वहाँ पे भी हमने बात किया था, है ना, पिछले वाले लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों जगह सेम नहीं मिल रहे हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है अलग अलग। ओके, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। एक्चुअली इसको तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
मोल्टेन NaCl, आप उसको बैक जाके देखिए क्या होगा, वहाँ पे Na सॉलिड बनेगा और Cl2 गैस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, एक Na प्लस मिलेगा हमें और दूसरा Cl माइनस, तो एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। हमें क्या देखना है, मेन इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, कंसनट्रेशन हम लोग 1 मोलर ले रहे हैं, क्यों ले अभी पता चल जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई, एक तो कैथोड और दूसरा एनोड। अब हमारे पास कंपटीटर आ चुके हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक तो हमारे पास है वाटर और हमारे पास क्या होगा, जो NaCl लिया है वाटर में एक्वस है, तो यानी वहाँ पे वो भी क्या होगा, डिजॉल्व होगा वाटर में, और Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो एनोड पे बात करें तो एनोड पे हमारा क्या होना, एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl माइनस का, ठीक है। तो Cl माइनस क्या होगा, तो Cl माइनस क्या करेगा, Cl2 गैस बनाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, या एक Cl माइनस होगा। तो इसके लिए E0 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देख, क्या होता है, -1.36 वोल्ट। यहाँ पे क्या होने वाला है, एनोड पे सारे ऑक्सीडेशन है ना, तो ये सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर जो आप NCERT में देखोगे तो वहाँ पे रिडक्शन है, Cl2 से Cl माइनस बन रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पे एक और कौन है जिसका हमारा ऑक्सीडेशन हो सकता है, H2O। अभी जस्ट हमने देखा था H2O का प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O क्या बनता है, O2, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है इसका, -1.23 वोल्ट। ओके, वहीं अगर जो कैथोड की बात करें तो वहाँ पे क्या है, Na प्लस है, Na प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na सॉलिड बनाएगा। इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे हम लोग, तो ये आता है तकरीबन -2.76 वोल्ट। आप NCERT रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे सारे कौन से होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दूसरा कंपटीटर कौन है Na के साथ, H2O। H2O लिक्विड है ना, H2O कौन सा, लिक्विड। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, जैसा हमने देखा था 2H2O क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, ये 2 OH माइनस। और यहाँ के लिए E0 की वैल्यू हमने देखा था, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली -0.83 वोल्ट। ओके, तो अगर जो आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव वाली वैल्यू है ना, मोर पॉजिटिव क्या हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका ही क्या होता है, रिडक्शन, और जिसका लेस पॉजिटिव होगा उसका रिडक्शन नहीं होता है। ओके, तो अगर जो यहाँ पे हम लोग बात करें तो मोर पॉजिटिव किसका है, देखिए -2.76, ज़्यादा निगेटिव है एज कम्पेयर टू -0.83, यानी कैथोड पे तो फिक्स है हमारा जो प्रोडक्ट मिलने वाला है। हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, टॉपिक मत भूलिएगा। तो प्रोडक्ट हमारा कैथोड पे क्या होगा, H2 गैस, या लिखा मिलेगा हमें क्या, H2 गैस लिबरेटेड लिखा मिलेगा, ठीक है, लिबरेटेड एट कहाँ पे, कैथोड पे, कहाँ पे, कैथोड पे। ओके, या फिर कहीं पे इवॉल्व भी लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, इवॉल्व। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। वहीं अगर जो एनोड की बात करें तो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, मोर पॉजिटिव क्या होगा, जिसका SOP होगा है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसी का क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो अगर जो यहाँ पे देखेंगे तो H2O का क्या है, मोर पॉजिटिव, या बोल सकते हो लेस निगेटिव है ना, जैसा भी आप समझ लो। तो क्या होना चाहिए, वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए था, प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन गैस मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा देखा गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ना मिलके हमें क्या मिल रहा था, Cl2 गैस मिल रहा था। ऐसा क्यों, वो हम अभी जो ऑक्सीडेशन है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है ना, स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, जिसके कारण क्या होता है, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो हम एज ए फॉर्म कैसे देते हैं, इन टर्म्स ऑफ ओवर वोल्टेज, किससे, फ्रॉम बैटरी से। ओके, और इस एक्स्ट्रा वोल्टेज जो हमें अप्लाई करना पड़ता है टू स्टार्ट द ऑक्सीडेशन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओवर पोटेंशियल। ओके, और इस ओवर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.25 वोल्ट, यानी इतना वोल्टेज हमें एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यानी जो हमारा पुराना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वाटर का, वो बढ़ के क्या हो जाएगा, इसमें -1.25 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 वोल्ट। ओके, अब ये देखिए इसके लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया, -1.48 वोल्ट, और Cl के लिए कितना है, -1.36। तो अब हम लोग देखेंगे मोर पॉजिटिव SOP, तो वो किसका हो जाएगा, Cl माइनस का। क्लियर है बच्चों, तो इससे क्या होगा, Cl माइनस क्या होगा, Cl2 में कन्वर्ट होगा, या उसका ऑक्सीडेशन होगा, ना कि वाटर का। यानी अगर जो हम लोग बात करें प्रोडक्ट की ऑफ किसके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो हमें क्या मिलने वाला है, Cl2 गैस, कहाँ पे, एनोड पे, और कैथोड पे क्या मिलने वाला है, H2 गैस कैथोड पे। ओके, क्लियर है ये। ओके, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या हमें मिलेगा, एक्वस NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं ना, एक्वस NaCl को। तो प्रोडक्ट हमने देखा कैथोड पे H2 गैस बनने वाला है और एनोड पे क्या बनने वाला है, Cl2 गैस। तो एक्चुअली होता क्या है, हम क्या डाल रहे हैं, NaCl एक्वस, ठीक है, 2 NaCl एक्वस डालेंगे, 2
और H2O मोल कहने का मतलब है ना। तो हमें क्या मिलने वाला है, H2 गैस मिलेगा, साथ में Cl2 गैस मिलेगा, और क्या मिलने वाला है हमारे पास, साथ में NaOH एक्चुअली बन जाएगा ना। Na प्लस क्योंकि सॉल्यूशन के ऑलरेडी अंदर ही है, उसका कुछ हुआ ही नहीं, और ना ही ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन। तो ये एक्चुअली ये क्या है, बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या है हमारे पास ये बाई प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस को हम लोग एक और नाम देते हैं क्या, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्योंकि अल्कली क्या होता है पता ही होगा आपको, बेस को बोलते हैं जो क्या वाटर में डिजोल्व हो। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से आप किसी का भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के पता कर सकते हो किसका क्या होने वाला है, हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होने वाला है। क्लियर है सभी को। तो एक और एग्जांपल करिए, अगर जो हम लोग लें, सपोज H2SO4 लेते हैं। ठीक है, H2SO4 एक्वस। तो अगेन इसे क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक साइड क्या आने वाला है हमारा, H2SO4 ब्रेक होगा तो H प्लस और H प्लस। तो कैथोड पे क्या होना है, H प्लस का क्या होगा, हमेशा रिडक्शन पॉसिबल, इसके पास और इलेक्ट्रॉन है नहीं देने के लिए। तो ये क्या करेगा, दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा H2 गैस। क्योंकि H2SO4 है एक्वस, तो ये क्या होगा हमारे पास एक्चुअली, आप ऐसा लिख भी सकते हो, दो H प्लस प्लस ऑफ SO4 2 माइनस, और साथ में क्या होगा, वाटर तो होगा ही है ना। यही तीन हमारे पास हैं इलेक्ट्रोलाइट जिनका क्या होना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो H प्लस का क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन होगा। और ये तो हमने पढ़ा ही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसका, जीरो। दूसरा रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है रिडक्शन किसका हो सकता है, H2O का ही हो सकता है। तो H2O का हमने ऑलरेडी देख लिया है क्या होता है ना रिडक्शन। ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस ही बनाएगा। साथ में क्या बनता है इसके साथ, प्लस ऑफ 2 OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे E0 की वैल्यू हमने ऑलरेडी देख ली है, कितनी आती है, हाँ माइनस ऑफ 0.83 या 0.827 है ना अप्रॉक्सीमेटली में। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो H2 गैस है वो कहाँ से बन रहा है, वाटर से बन रहा है या H प्लस या H2SO4 से। तो कहाँ से बनेगा, H2SO4 है ना, H प्लस है, क्योंकि यहाँ पे E0 की पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है ज़्यादा, है ना H प्लस की। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। वहीं अगर जो एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या क्या होने वाला है हमारे पास, एक तो हमारे पास आएगा SO4 2 माइनस। ठीक है, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस क्या करेगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होना है तो ये बनाता है H2O8 2 माइनस प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसकी E0 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट होती है। ठीक है, 2.08 कहीं पे लिखा मिलेगा आपको, 2.04 ऐसा, या 1.96 भी कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। ओके, क्लियर है। दूसरा हमारे पास कौन है, सेम वही वाटर है हमारे पास। वाटर का क्या होना है, ऑक्सीडेशन 2H2O का। तो ये क्या होगा, क्या बनाएगा O2 गैस प्लस ऑफ H प्लस और प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना 4H प्लस। क्लियर है ये। और यहाँ पे E0 की वैल्यू क्या आने वाली है, नहीं, अब हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 1.48 वोल्ट हमेशा। ओके, क्योंकि हम सारे रिएक्शन कहाँ पे करवाते हैं, करवा रहे हैं रूम टेम्परेचर पे। क्लियर है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी इसी का क्या होना है ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा O2, और ये O2 H2O से आएगा। यहाँ पे तो दिक्कत थी क्या, दोनों जगह से H2 बन रही थी, तो यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे SO4 से। ठीक है, H2O8 बन रहा है। इसका नाम नेमिंग के लिए मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख दिया है, अगर आपको इसको देखना है तो आप देख सकते हो। नाम वैसे इसका मैं बता देता हूँ, क्या नाम होता है इसका, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आयन है तो आयन हो जाएगा, यानी ये क्या होगा H2O8, ये है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये माइनस है ना एक्चुअली। ओके, तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कभी SO4 2 माइनस का कभी भी क्या ऑक्सीडेशन नहीं पाएगा। तो ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल है ना। SO4 का ऑक्सीडेशन कब होगा, आपको NCERT में भी मेंशन है, जब क्या हो, करंट हाई डेंसिटी ऑफ करंट हो। दो चीज़ें, ये नहीं लिखा हुआ है NCERT में शायद, हाई करंट डेंसिटी हो, यानी करंट क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, हाई करंट डेंसिटी में H2O8 2 माइनस। ओके, या दूसरा कंडीशन ये है कि जिसका रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन कब हो, जब H2SO4 का क्या हो कंसंट्रेशन, H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हाई, वेरी हाई बोल सकता हूँ। वेरी हाई होने से क्या होगा ना, एक्चुअली वाटर का अमाउंट बहुत ही कम हो जाएगा, तो H प्लस में ब्रेक कम होगा, आपको पता होगा है ना। ये सब क्या होते हैं, एक्वस मीडियम में ही अपना प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी H प्लस या आयंस में ब्रेक होते हैं। क्लियर है। ओके, तो अभी तक जो भी हमने देखा, सारे में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे वो सारे क्या हैं, ध्यान रखिएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैसे इलेक्ट्रोड है, इनर्ट। अब अगर जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करें, इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अब अगर जो हम लोग क्या यूज करें, रिएक्टिव, यानी ये का इनका भी क्या होने लगेगा, विच पार्टिसिपेट इन क्या, रिएक्शन, या फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन और
रिडक्शन में तो क्या होगा। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं कॉपर सल्फेट एक्वस का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना, रिएक्टिव, जो कि क्या है, रिएक्टिव। ओके, अभी देखेंगे हम लोग और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कुछ सेटअप है। ये हमारा कॉपर का ही एनोड है, कॉपर का ही कैथोड है, और यहाँ पे डीसी सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो अब हम लोग कराने वाले हैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही कैथोड और एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे, एक साइड एनोड और दूसरी साइड कैथोड, और जो जो कॉम्पिटिटर आयन है उसको मेंशन करेंगे और उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। ओके, क्लियर है। वैसे आपको इलेक्ट्रोड देख के लग रहा होगा कि एक मोटा है और एक पतला है ना, एक थिक और थिन क्यों है, तो वो रीजन अभी पता चल जाएगा। उसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से मतलब है। तो हम लोग लिखते हैं एनोड। एनोड पे क्या क्या होने वाला है, हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास क्या क्या देखिए, Cu2+ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट है, SO4 2- है, दूसरा क्या है, Cu सॉलिड भी है ना, क्योंकि हमारे पास कैसा है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, साथ में H2O है, तो इनका ऑक्सीडेशन और इनका क्या हो सकता है, रिडक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनोड पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल है, देखिए Cu2+ का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये और इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इसके लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसका किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक तो वाटर है, एक कॉपर है जो कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, और सल्फेट है। तो तीनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं। तो देखिए एनोड पे ये पॉसिबल है ना, कॉपर क्या हो, Cu2+ में बदले 2 इलेक्ट्रॉन दे, और इसका पोटेंशियल क्या है, -0.34। वाटर का हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, ये ओवर पोटेंशियल के साथ है, ठीक है, या -1.23 भी ले सकते हैं। और सल्फेट का वहीं देखें तो ये -2 वोल्ट है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, Cu का, है ना, यानी यहाँ पे क्या होगा, Cu सॉलिड डिपॉजिट होने वाला है, Cu2+ एक्वस मीडियम में डिजॉल्व होने वाला है ना, डिपॉजिट नहीं किया, एक्वस मीडियम में डिजॉल्व होने वाला है विथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये एनोडिक रिएक्शन हुआ। आप कैथोड की बात करते हैं, तो अगर जो यहाँ पे देखें कैथोड पे क्या हो सकता है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड बनेगा, इसके लिए प्लस ऑफ 0.3 वोल्ट है, और H2O के लिए क्या होगा, -0.83 वोल्ट। तो ऐसा ही दिख रहा है आपको, क्या होने वाला है, कॉपर Cu2+ क्या होगा, डिपॉजिट होने वाला है कैथोड पे, रिड्यूस होके, है ना, Cu2+ सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। क्लियर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी ये 2 रिएक्शन होने वाले हैं, ये क्लियर है आपको, ये 2 रिएक्शन ही होंगे। ओके, कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर सल्फेट का क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। तो सल्फेट देखिए निगेटिवली चार्ज है, और निगेटिवली चार्ज हमेशा क्या होगा, वो कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी एनोड के पास, इसके पास, एनोड के पास ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज सारा मूव करेगा, ठीक है, इसलिए उसका कभी भी रिडक्शन नहीं हो पाता है। क्लियर है ये चीज़। ओके, वहीं अगर जो पॉजिटिव चार्ज की बात करें Cu2+ की, तो Cu2+ कहाँ पे जाना पसंद करेगा, निगेटिव की साइड, क्योंकि हम लोग ये जो डीसी सोर्स है बाहर से सप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे ही ये अप्लाई करेंगे, है ना, वैसे ही क्या होगा, आयंस पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करना चालू कर देंगे। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। ओके, तो ये तो हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात, यानी यहाँ पे कॉपर का हुआ एक तरफ क्या रिडक्शन और एक तरफ क्या हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर जो इनर्ट होंगे तो इसी तरीके से आप सभी का देख सकते हैं, ठीक है। अगर जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात करें तो यही है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या करते हैं हम लोग, ये जो कॉपर एनोड हमने यहाँ पे लिया है, यानी ये जो एनोड होता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है ना, इम्प्योर कॉपर, यहाँ पे कॉपर है तो कैसा होगा, इम्प्योर कॉपर। और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से कॉपर डिजॉल्व होता जाएगा Cu2+ में, और ये Cu2+ धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। और कैथोड कैसा होता है, प्योर कॉपर होता है, ठीक है, यानी एनोड से कॉपर 2+ आएगा एक्वस मीडियम में, इलेक्ट्रोलाइट में, और यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से Cu2+ कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे, ठीक है, प्योर पे। और यहाँ से ये धीरे धीरे एब्रप्शन होगा, यानी धीरे धीरे ब्रेकडाउन होगा, ये जो थिक लिया है हमने, है ना, इम्प्योर का, वो धीरे धीरे पॉजिटिव फॉर्म में, यानी रिफाइंड होते होते हमारे प्योर कॉपर फॉर्म में चला जाएगा, यानी प्योर होता जाएगा। इसलिए इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं ना, मेटल को रिफाइन करते हैं इस तरीके से। और यहाँ से जो प्यूरिफिकेशन होता है या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, वो 99% तक प्योर हमें मिल सकता है मेटल्स। और हम वैसे मेटल्स का यूज करते हैं जो क्या हो, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, या जहाँ पे कंडक्टिविटी या प्योरिटी की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। ओके, साथ में अगर जो बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये जो कॉपर इम्प्योर लिया हमने, इसमें कभी कभी क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लाइक कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सिंपल एग्जांपल के लिए गोल्ड और सिल्वर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे ये एनोड एब्रप्ट होगा, धीरे धीरे ब्रेकडाउन होगा, ये धीरे धीरे क्या होंगे, इस वाले एनोड के पास आके धीरे धीरे जमा होने लगेंगे। और ये जब जमा होते जाते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, एनोड मर्ड। क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या नहीं हो पाएगा, आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, है ना, हमने पढ़ा था मोर प्रोजेक्ट, ठीक है, सॉरी मोर नहीं, क्या, लेस
लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, वो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन ही कर लेगा, तो वो एनोड मड के फॉर्म में वहाँ पे जमा हो जाता है। देखिए मड बोल रहे हैं, वहाँ पे मिलेगा क्या, सिल्वर गोल्ड जैसे इम्प्योरिटीज मिलेंगे, इम्प्योरिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनोड मड में क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी वैसा जो कॉपर से क्या हो जा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, काफ़ी ज़्यादा, ओके, या जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले नहीं हो। तो हमने एक सीरीज पढ़ा था, उससे आप याद रख सकते हो, है ना, लेके का नाम जिंटल छाप वाला। पर ये ध्यान रखना इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, JU का बहुत ही कम होगा, बहुत ही लो, ऐसा नहीं कि 10⁻⁻⁶ इस टाइप का कुछ होगा ग्राम में कहें तो, या उससे भी कम, और भी कम, और ये तकरीबन 1 kg या उससे ज़्यादा करोगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो उससे ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी हमें लग जाता है इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने में। ओके, तो अगर जो हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या, ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले एनोड से कॉपर 2+ आ रहा है और उस पर डिपोजिट हो जा रहा है, वही सेम जो आ रहा है वो डिपोजिट होता जा रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे डिपोजिट हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। अगर जो इसका कंसंट्रेशन कहीं पे लिखा हुआ है चेंज हो रहा है तो वो किसके कारण होगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के आने के कारण या फिर कोई और आयंस के आने के कारण, ठीक है, उनके कारण इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, पर कॉपर का जो अमाउंट होगा, है ना, Cu2+ का अमाउंट जो हम ऐड करेंगे वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये? ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो फिर आपको ई नोट दिया होगा तो आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर कैटायंस हुए कौन से ग्रुप 1, 2, 3 के, है ना, कैटायंस की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो उनकी जो है नेगेटिव SRP वैल्यू होती है वाटर से, तो हमेशा क्या होगा उस केस में रिडक्शन ऑफ वाटर, जैसे हमने देखा सोडियम प्लस था तो हमेशा रिडक्शन किसका हुआ था, वाटर का हुआ था, ओके, और वहाँ पे फिर रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा, H2 गैस। और डी ब्लॉक मेटल्स के अगर जो आयंस हुए तो हमेशा उनकी क्या होती है, पॉजिटिव SRP वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिव वाटर से, तो इसलिए हमेशा उन्हीं का क्या होगा, डिपोजिशन कैथोड पे, ठीक है। वहीं अगर जो एनायंस की बात करें, लाइक फ्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है, नाइट्रेट, इन सब का क्या होगा, हमेशा निगेटिव SOP वैल्यू ज़्यादा होती है H2O से, तो इस केस में कहीं ऑक्सीडेशन ऑफ क्या होगा, वाटर, और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है तो हमें क्या मिलेगा, O2। ओके, क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। ओके, तो अभी तक हमने देखा किसका इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन से आयन और कौन से मेटल्स का क्या होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जो किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने वाला है तो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, है ना, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो तो प्रोडक्ट हमें कितना मिलने वाला है, हम उस चीज़ को देखने वाले हैं। ओके, क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं क्या, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, फ्राइडे के लॉ। तो उसमें से हम लोग सबसे पहला लॉ देखने, फर्स्ट लॉ क्या है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस किसी भी इलेक्ट्रोड पे वो प्रोपोर्शनल किसको होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कितना अमाउंट ऑफ हमने चार्ज पास किया ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, कितना अमाउंट हमने चार्ज पास किया, ओके। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, देखिए सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं ये प्रोपोर्शनलिटी और इसका फॉर्मूला कैसे आता है। जैसे Na+ है, ठीक है, तो इसने अगर जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बनाएगा, एक Na सॉलिड एटम, एक, वहीं अगर जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 1 मोल Na+ होता है तो रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास क्या मिलता है, 1 मोल Na सॉलिड, ओके। वहीं तो अगर जो हम लोग बात करें 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारे पास चार्ज, क्वांटिटी का मतलब क्या है, हमारे पास चार्ज कितना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, इसके लिए 1 मोल का क्या मतलब होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, और चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा यूनिट में हम लोग लिखते हैं क्योंकि, तो कूलम में बदल लिया इसको, तो ये वैल्यू आती है 96487 कूलम, ओके, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं कितना, 96500 कूलम, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 फैराडे, ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को, 1 फैराडे, ओके। जैसे 1 मोल इक्विवेलेंस इक्वल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, वैसे ही 96500 कूलम इक्वल टू क्या होता है, 1 फैराडे। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 फैराडे अगर जो हमने चार्ज पास किया तो हमारे पास क्या होगा, 1 मोल क्या मिलने वाला है, सोडियम सॉलिड का डिपोजिशन होने वाला है। क्लियर है ये। सिमिलरली अगर जो हम लोग और बात करें, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है +2, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सॉलिड, ओके। यानी 1 मोल मैग्नीशियम के लिए हमें कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, या हम क्या बोल सकते हैं, 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी हमें। क्लियर है, ओके।
तो अगर जो हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 फैराडे से कितना होगा, हाफ मोल बोल सकते हैं, है ना। हाफ मोल ऑफ किसका, मैग्नीशियम का बोल सकते हैं। ओके, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ मोल को अगर जो मास में बदलें तो 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास, है ना, m, और बाई 2 हो जाएगा, मोलर मास अपॉन 2। यानी 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, मोलर मास अपॉन 2। अगर जो हम लोग एक और ध्यान दें यहाँ से तो क्या होता है, ये जो ये 2 है तो Mg+2 का 2 क्या एक्चुअली क्या है, n फैक्टर। और अगर जो आपने पढ़ा होगा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, तो मोलर मास अपॉन n फैक्टर क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, है ना, इक्विवेलेंट मास। क्लियर है ये। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर जो 1 फैराडे चार्ज पास किया तो हमें क्या मिलने वाला है, इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिखा, ठीक है, इक्विवेलेंट मास। तो अगर जो Q कूलम चार्ज पास किया तो कितना मिलने वाला है हमें, या ऐसा बोलो 1 फैराडे पर क्या बोल सकते हैं, 96500 कूलम, है ना। तो इक्विवेलेंट मास अपॉन कितना, 96500, है ना, और इंटू Q कूलम चार्ज पास किया तो Q, है ना। क्लियर है, ये समझ में आ रहा होगा, यूनिटरी मेथड है, या नहीं समझ में आया होगा किसी को तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 96500 से कितना मिलने वाला है, इक्विवेलेंट मास। ओके, तो 1 कूलम से कितना मिलने वाला है, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500, और Q कूलम से कितना मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ठीक है, एक्चुअली ये सारे क्या इक्वल टू में है ना, सब क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू चल गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Q कूलम से जो मिलने वाला मास है इसको क्या लिख सकते हैं, W, है ना, मास को क्या लिखते हैं, W। तो Q कूलम से मिलने वाले मास को क्या लिख सकते हैं, E इंटू Q अपॉन 96500। E क्या है, इक्विवेलेंट मास, Q क्या है, चार्ज। ठीक है, चार्ज को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू Q को क्या लिखते हैं, I इंटू T। ध्यान रखिएगा कूलम में तो टाइम क्या होगा, सेकेंड, और I किस में होगा, एम्पियर, है ना। ओके, अपॉन क्या आने वाला है, 96500। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास वेट, ये आ गया हमारे पास फार्मूला। ओके, E अप इंटू I इंटू टी अपॉन 96500। ठीक है, पंछियाँ भी अब चहचहाने लगी है, यानी सुबह हो चुकी। ओके, एक और बात यहाँ पे, ई क्या है हमारा कांस्टेंट हो गया, तो E अपॉन 96500 कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, है ना, क्योंकि E अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा, मोलर मास अलग अलग होता है, इन फैक्टर अलग अलग होता है। क्लियर है ये। ओके, इसी को और थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट इक्विवेलेंट मास को मोलर मास अपॉन n फैक्टर लिख सकते हैं, है ना, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, और ये I इंटू टी अपॉन 96500। तो अगर जो इन दोनों को ही हम लोग यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएं तो ये क्या बन जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास, और ये n फैक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर, ये ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड। तो ये क्या बन गया, I इंटू टी, है ना, 96500। तो वेट अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल, और मोल इंटू n फैक्टर बन गया ये, फिर से अगेन I इंटू टी 96500। तो मोल इंटू n फैक्टर। ओके, इसी को हम लोग मोल इंटू n फैक्टर पर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ क्या, ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ओके, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, I इंटू टी इंटू 96500। ओके, तो आप मेरे को जहाँ तक लगा ये समझ में आ रहा है, तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड टेक, मतलब कितना टाइम लगेगा आपको 90 ग्राम एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम बनाने में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जिसमें क्या है Al2O3 इलेक्ट्रोलाइट है, और हमें करंट की वैल्यू दी हुई है। तो हमें देखिए सबसे पहले पहचानना है, ठीक है, कि Al2O3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये होगा एल्यूमिनियम 3+। ओके, ऑक्सीजन पे 2- होगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, पर हम लिख सकते हैं अगर जो आप लिखना चाहें तो। यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, Al3+ प्लस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन क्या मिलने वाला है, एल्यूमिनियम सॉलिड। ओके, तो अगर जो एल्यूमिनियम का हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालें, इक्विवेलेंट मास, तो क्या होगा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर होता है। ठीक है, n फैक्टर यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, या इस पर चार्ज क्या है, +3। तो मोलर मास कितना होता है, 27/3, ये क्या हो जाएगा, 9। तो बस अब फार्मूला लगाते हैं, हमने क्या पढ़ा है फार्मूला, वेट, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया हुआ है, अगर जो मोल दिया होता है तो हम लोग मोल वाला फार्मूला लगाते हैं। क्लियर है, कोई सा भी फार्मूला लगाओ, लिटा के आंसर आ सकता है। ओके, W=I इंटू टी अपॉन 96500। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो टी चाहिए, तो हम टी की वैल्यू निकालेंगे, तो टी क्या हो जाएगा, W
ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज हम लोग रखते जाते हैं। अगर जो आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप सारी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर है, ओके। तो लिखते हैं हम लोग वेट की, और वेट की वैल्यू क्या है 90 ग्राम है। तो रखें वैल्यू W = 90, ठीक है ये। और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 96500, ओके। डिवाइड में क्या आएगा आई और, ठीक है, ई। तो ई की वैल्यू हमने अभी निकाला जस्ट, ये क्या है 9 और आई की वैल्यू दी हुई कितनी 5 एम्पियर। तो बस वैल्यू 5 यहाँ पे रख दिया, ओके। तो जैसे आपको देख लग रहा है टाइम किस में आने वाला है सेकंड में, जो कि क्या है काफ़ी ज़्यादा क्या आने वाला है बड़ा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे क्रॉस कर लेते हैं पहले 10 टाइम्स, और ये क्या हो गया 5 × 2 = 10, ओके। तो ये तकरीबन सेकंड में बात करें तो 96500 × 2 सेकंड आने वाला है। तो जनरली ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आपसे आवर में पूछेगा, तो टाइम इन ये क्या है सेकंड, और अगर जो आवर में कन्वर्ट करना है तो हम तो क्या करते हैं सिंपल है 96500 × 2 को क्या करेंगे 3600 सेकंड पर आवर से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो सिंपल सा डिवीजन है, 0 से 0 ये कैंसिल 2 18 टाइम्स, और इसको आप डिवाइड करोगे तो 18 × 5 = 90। जनरली मैं हिंदी में करता हूँ तो 18 × 5 = 90, 18 × 3 = 54, ठीक है। 11 × 5 = 110, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 24, अप्रॉक्सीमेटली इतना आवर आएगा। आप और फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले में आपको अलग अलग चीज़ें पूछ सकता है, हो सकता है कभी इक्विवेलेंट मास पूछे, करंट पूछ ले, या फिर मास पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ओके। बस फार्मूला यही है, या फिर मोल पूछ ले। कभी कभी हो सकता है आपसे मोल पूछ सकता है, या फिर अगर जो गैस हुआ तो क्या पूछ सकता है वॉल्यूम, वहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर मेंशन कर देगा, ओके। तो अलग अलग चीज़ें पूछ सकता है। उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करूँगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा उसको। दूसरी अगर जो बात करें तो इसी में बनती है करेंट एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी एक्चुअली क्या होगा हमारे पास चार्ज, क्या चार्ज एक्चुअली यूज्ड अपॉन चार्ज कितना हमने सप्लाई किया इंटू 100। तो अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप आपसे क्या पूछ सकता है करंट एफिशिएंसी। अगर जो करंट एफिशिएंसी पूछता है तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, अगर जो देखिए करंट एफिशिएंसी हमसे पूछता है तो हम क्या करेंगे मास जो क्या है एक्चुअल है ना, एक्चुअल मास डिपॉजिटेड अपॉन क्या थियोरेटिकल मास इनटू क्या कर देंगे 100, ओके। इसका सिंपल सा ये मतलब है क्या कि जो करंट था वो पूरा का पूरा यूज नहीं हुआ, और ये क्या है सपोज हमने 5 एम्पियर का करंट सप्लाई किया, तो 5 एम्पियर का करंट सप्लाई होने पे ये थियोरेटिकल मास डिपॉजिट होता, पर करंट क्या हुआ 100% एफिशिएंट ना होने के कारण कुछ अमाउंट क्या होगा कम, लेस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्चुअल मास। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं करंट एफिशिएंसी, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या ऐसा बोल सकता है 80% इफिशियंट है हमारा करंट, कितना इफिशियंट है 80% इफिशियंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है आपसे। अगर जो मास पूछा जा रहा है तो क्या लिखोगे आप E × I, ठीक है। I कितना एफिशिएंट है 80% एफिशिएंट करंट है, तो हम लोग 80% का क्या होता है 0.8 है ना, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम से और देन 96500, सिंपल, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ जाएगा, ओके। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड लॉ पे, ओके। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर जो सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया डिफरेंट अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा यानी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके केमिकल इक्विवेलेंट, ओके। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, केमिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, या बोल सकते हो एटॉमिक मास अपॉन उसका क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग है, ओके क्लियर है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये है, यानी कि इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या 96500। तो इसका क्या मतलब हुआ वेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ इक्विवेलेंट मास, ओके क्लियर है। इसको हम लोग एक और तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर क्योंकि यहाँ पे 3-4 को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ वन इक्वल टू वेट ऑफ सेकेंड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकेंड, ओके। ऐसे जितने भी सीरीज में है ना, या जितने भी को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया होगा सभी का इक्विवेलेंट मास का रेशियो सेम होगा। या इसी को अगर जो हम लोग देखें तो पता होगा पीछे हमने देखा था वेट अपॉन मोलर मास इंटू इन फैक्टर लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग इसी चीज़ को और क्या बोल सकते हैं क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सभी का क्या होगा सेम, कब जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया जाए, क्लियर है। ये सभी को क्लियर होना चाहिए।
तो अगर जो क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं छोटा सा, सपोज बस ऐसे ही दे रहा हूँ, सपोज हमारे पास 5 एम्पेयर का करंट है और टाइम क्या है हमारे पास, सपोज 3-6 सेकेंड है। ओके, और हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग कौन से हैं, एक Au+ है, एक Cu2+ है और दूसरा क्या है, मान लेते हैं Al3+ है। ओके, तो हमसे पूछा गया है क्या कि अगर 108 ग्राम जो है वो डिपॉजिट हो। ओके, अगर जो मास दिया हुआ है तो हमें टाइम नहीं दिया रहेगा ना, टाइम हमसे पूछ सकता है और पूछ सकता है क्या, मास इन सब के बारे में। ओके, तो अगर जो हम लोग यहाँ पे देखें Au+ का दिया हुआ है क्या 108 ग्राम, कॉपर और एल्युमिनियम का निकालें तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो 108 अपॉन, अगर जो Au का मास पता हो तो हम 108 ही लेते हैं ना। ओके, और इक्विवेलेंट मास अपॉन इन फैक्टर क्या होता है इसका 1। वहीं अगर जो कॉपर का लेके हमें पता करना है तो W अपॉन इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इसका मोलर मास होता है 65.5/2। और वहीं अगर जो एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का कितना होता है 27, और यहाँ पे इन फैक्टर इसके लिए क्या होगा 3। ओके, तो अगर जो वेट ऑफ कॉपर की बात करें है ना, कॉपर की, तो वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये तो कैंसिल होकर क्या बन गया 1, तो वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65.5/2। सिमिलरली अगर जो एल्युमिनियम का निकालें ना, वेट ऑफ एल्युमिनियम, तो ये क्या हो जाएगा 27/3। ओके, क्लियर है, यानी कि 9। ओके, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला क्या है, हमें ध्यान, इफ़ क्या 1 फ्राइडे चार्ज इज पास्ड, देन क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होगा या फिर फॉर्म। ठीक है, अगर जो 1 फ्राइडे चार्ज पास किया तो क्या होगा 1 ग्राम, इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो या इक्विवेलेंट मास। जैसे यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम के लिए 3 फ्राइडे चार्ज पास किया होगा तो क्या मिलेगा हमें 27, और अगर वहीं जो 1 फ्राइडे चार्ज पास किया तो 9 है ना। 3 फ्राइडे चार्ज पास करने पे कितना मिलता है हमें 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 1 फ्राइडे चार्ज पास करने पे 27/3 तो 9 ग्राम मिलेगा है ना। और यही क्या है इसका इक्विवेलेंट मास। सिमिलरली अलग अलग को देख सकते हो आप, मैग्नीशियम का जैसे हमने देखा था, अगर जो 2+ है तो 2 फ्राइडे चार्ज पास करेंगे तो क्या होगा 24 ग्राम बनेगा, और वहीं अगर जो 1 फ्राइडे चार्ज पास किया तो 24/2 होगा, जो कि क्या है इसका इक्विवेलेंट मास। क्लियर होगा आई थिंक यहाँ से। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। दूसरा पॉइंट है हमारा ये कि इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होगा कहाँ पे, एनोड पे, उतना इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ होगा, रेड्यूस कैथोड पे। ओके, ठीक है, जो कि हमने अभी जस्ट देखा कहाँ पे, ये वाला सेकेंड लॉ में। ओके, क्लियर है ये, तो एक एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है, ये वही है सेम इसी का। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड क्या होता है, रेशियो किसके, इक्विवेलेंट मास में। ओके, जो कि यही वाला है सेम, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे। ओके, या अगर जो इस केस में अगर जो अलग अलग सब्सटेंस है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सेकेंड लॉ के लिए, इक्विवेलेंट ऑफ 1 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ 2, सेम चीज़ है, वही लिखने का तरीका बस अलग अलग, इक्विवेलेंट ऑफ 3। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मैं इस पर क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। ओके, थैंक यू। प्रीवियस ईयर।